नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। टोटल 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, 2 इश्यूज द हिंदू ने बिल्कुल भी नहीं कवर किए। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक कवर करें, लेकिन थोड़ा रिसर्च करके आज ही मैं उन इश्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। एक तो इंडिया फ्रांस से संबंधित बहुत सुर्खियों में है ये इशू, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस विजिट के कारण, तो ये डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशन। फिर उसके बाद पॉवर्टी इंडिया में कम हुई है, ऐसा डेटा यूएनडीपी ने प्रेजेंट किया है। ये इशू भी अभी तक हिंदू ने एडिटोरियल में कवर नहीं किया है, तो दोनों इश्यूज़ को डिटेल से कवर करेंगे। और बाकी ये 2 आर्टिकल्स भी कवर करेंगे हिंदू के, एक एससीओ से संबंधित, एक यूरोपियन पार्लियामेंट ने मणिपुर पे जो रेजोल्यूशन पास किया है। राइटर कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, इंडिया भी करता है। डिस्कस करेंगे, एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की एथिकल टर्म देख लीजिए। वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन किसी भी इंडिविजुअल की कि वो सच सच बताए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर करें। समझ गए? बीइंग ट्रूथफुल। अगर देखो, आप किसी भी रिश्ते में, चाहे पर्सनल रिलेशन में या फिर प्रोफेशनल रिलेशन में, वेरासिटी की वैल्यूज अपनाते हो ना, तो आपके रिश्ते, पर्सनल रिलेशंस भी मजबूत होंगे, प्रोफेशनल रिलेशंस भी मजबूत होंगे। जैसे पति पत्नी के बीच में दोनों एक दूसरे से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो फिर ट्रस्ट इंक्रीज होता है। उसी प्रकार से प्रोफेशनली एग्जांपल लीजिए। अगर एक डॉक्टर मरीज को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि इस दवाई से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको ध्यान से लेनी है, ये फायदा नुकसान हो सकता है, तो पेशेंट का जो ट्रस्ट है डॉक्टर के प्रति और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो वेरासिटी एक बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है, पर्सनल रिलेशनशिप में भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी। क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन इंडिविजुअल्स की कि वो दूसरों को सच सच बताएं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर करें। जैसे मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया के काम में ना आजकल वेरासिटी नहीं है, सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव बताया जाता है, चीज़ों को छुपा लिया जाता है, और जो व्यूअर है ना या फिर रीडर है, उस तक जानबूझ के आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, एक प्रोपगेंडा जनता को देने के लिए, मतलब उनकी सोच बदलने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो ये कमी है वेरासिटी की मीडिया में। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और फ्रांस के रिश्तों से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वक्त था 1974 का। उससे पहले ना यूएस ने इंडिया में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश किया था। लेकिन जैसे ही 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, यूएसए इंडिया से नाराज हो गया। यूएसए ने बोला इंडिया को कि अब हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे इस न्यूक्लियर प्लांट में। इवन यूएसए ने नाराज होकर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए, काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए। इंडिया किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर फ्यूल ना हासिल कर पाए, यूएसए ने एक अलग से ग्रुप बनवा दिया, एनएसजी, जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ऐसी सिचुएशन में देखो, फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया। फ्रांस ने इंडिया को बोला हम आपको फ्यूल देंगे। उसके बाद 1982, ये देखो वो समय था जहां एक तरफ यूएसए के साथ हमारे रिश्ते खराब थे क्योंकि यूएसए पाकिस्तान का साथ देता था, बट यूएसएसआर भी बहुत कमजोर हो रहा था। यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान में थी और बाद में 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी होता है, 15 टुकड़ों में बंटता है। उस समय फ्रांस के रूप में इंडिया को एक और पार्टनर मिला 1982 में। फ्रांस और इंडिया ने एक डील साइन की। फ्रांस ने कहा कि हम आपको 40 मिराज प्लेन्स सप्लाई करेंगे। तो ये जो इवेंट्स थी ना, इन इवेंट्स की वजह से इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि फ्रांस एक हमारा अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। दोनों ने ना 1998 में एक एग्रीमेंट साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो अभी तक चला आ रहा है। 25 साल पूरे हो गए इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को साइन हुए इंडिया और फ्रांस के बीच में। फ्रांस देखो, इन्हीं चीज़ों की वजह से ना इंडिया का एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल पार्टनर साबित हुआ है। ट्रस्टवर्दी और रिलायबल मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, 1974 में तो फ्रांस ने इंडिया की मदद की ही,
उसके बाद भी देखिए इंडिया ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, कब? 1998 में। वो पूरी तरह से सफल रहा। यूएसए ने फिर से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, आइसोलेट करने की कोशिश की यूएस ने इंडिया को। इवन जापान जैसे देशों ने भी यूएस का साथ दिया। बट फ्रांस ने उन सैंक्शंस को नहीं माना। फ्रांस ने बोला कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिश्तों को मेंटेन करेंगे। तो इन चीजों की वजह से ना फ्रांस इंडिया का एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर साबित हुआ है। दोनों की रिलेशनशिप पे ना एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब ये है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो डिसीजंस लोगे ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए लोगे, ना कि किसी दूसरे देश के कहने पर। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया के साथ यूएसए के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, तो यूएसए ना बहुत बार इंडिया के ऊपर ना दबाव बनाने की कोशिश करता है, प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कि आप हमारी बात मानिए, आप रशिया के साथ रिश्तों को तोड़ दीजिए, आप यूक्रेन इश्यू पर हमारा साथ दीजिए। बट इंडिया कहता है नो, हम हमारे डिसीजन खुद से लेंगे, हम आपके प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेंगे। और यही हाल फ्रांस का है। फ्रांस भी यही कहता है कि देखो बेशक हम वेस्टर्न कंट्री हैं, बट हम यूएसए के इशारे पर काम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, फॉरेन पॉलिसी में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजंस लेंगे। जैसे देखो यूएस ने ना फ्रांस को बोला कि आप चाइना के साथ रिश्तों को तोड़ दीजिए, चाइना के साथ जो भी आपके इकोनॉमिक रिलेशंस है ना वो आप डी रिस्क कर दीजिए, कल को चाइना आपको धोखा दे सकता है। जो भी चीजें आप इंपोर्ट करते हो उससे आप अपने आप को चाइना से अलग कर लीजिए, डीकपल कर दीजिए और किसी देश से इंपोर्ट करिए। लेकिन नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति हाल ही में चाइना की यात्रा पर गए और वापस जब वो आए तो उन्होंने ये बोला कि हमें मतलब यूरोप को चाइना और यूएस की लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो एक आइडिया प्रपोज कर दिया, जब हम बात कर रहे हैं यूएस नंबर 1 पावरफुल कंट्री है, दूसरे नंबर पे चाइना है, थर्ड बड़ी पावर यूरोप बन सकता है जो कि लीड किया जा रहा हो फ्रांस के द्वारा। यह आइडिया उन्होंने प्रपोज कर दिया। मतलब देखो सीधा है, फ्रांस जहां स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब ऐसा ना हो एक ही बड़ी पावर हो वर्ल्ड में और सब कुछ उसी के इशारे के हिसाब से चल रहा हो। नहीं, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, 4-5 इक्वल पावर्स हो, बैलेंस हो वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड ज्यादा अच्छे से चलेगा, पीसफुल चलेगा। जैसे चाइना, यूएसए, यूरोप, इनकी पावर ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पावर बाकी देशों को अपने इशारों पर नचा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन देखो एक पुरानी बात जो हम कर रहे थे, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी की, हमेशा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया परमानेंट मेंबरशिप की मांग करता आया है और फ्रांस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, हमेशा। इवन कश्मीर के इश्यू पर भी फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया है। तो इन्हीं चीजों की वजह से ट्रस्ट और रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अब देखो कंटेक्स्ट ये है, ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड जान लिया। कंटेक्स्ट ये है, फ्रांस और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुए। अब चूंकि 25 साल पूरे हो गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं, उन्होंने वहां पे बेस्टिल डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया। देखो दूसरे प्रधानमंत्री हैं भारत के, प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने बेस्टिल डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था। बेस्टिल डे क्या है? देखो 14 जुलाई 1789 को ना फ्रांस के लोग बेस्टिल प्रिजन में घुस गए थे। उस समय मोनार्की थी जो बिल्कुल निरंकुश होकर काम कर रही थी। तो ये लोग, फ्रांस के लोग घुस गए बेस्टिल प्रिजन में और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद करवा दिया। तो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये 14 जुलाई का। इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। परेड वगैरह होती है, जैसे हमारे देश में 26 जनवरी को परेड वगैरह होती है, यहाँ पे भी परेड होती है। हमारे वहाँ पे जनपथ पे होती है इंडिया में, यहाँ पे भी एक जगह है, एक फेमस सा चौक है, वहाँ पे होती है। जैसे देखो इंडिया में सरकार अवार्ड देती है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारे अवार्ड देती है ना।
फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, यानी कि किसी भी सिटीजन को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। इसके बाद देखो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इंडिया और फ्रांस के रिश्तों में। फ्रांस इंडिया का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन गया है, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है 2017 से लेकर 2021 के बीच में। जैसे देखो फ्रांस से इंडिया ने स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली है, राफेल फाइटर जेट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? गुजरात में। दोनों देश मिलके काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, जैसे वरुण, गरुड़, शक्ति। वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है। इसके बाद दोनों मिलके काम कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में कुछ इम्पैक्ट ला सकें। 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था, वहाँ पे दोनों देशों ने मिलकर काम किया। इसके बाद दोनों देशों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश किया सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। दोनों देशों ने हाल ही में रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन साइन किया। मकसद इस रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के साइन करने का ये है, डीकार्बोनाइज्ड जो हाइड्रोजन है, मतलब ऐसी हाइड्रोजन जिसको प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिशन नहीं होता है। जैसे जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस हो रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से, इससे अब कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो इसे कहते हैं डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसकी एक रिलायबल और सस्टेनेबल वैल्यू चेन इस्टेब्लिश हो, ये एम है रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन साइन करने का। ग्रीन हाइड्रोजन देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को अचीव करने की दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करते हैं। इंडियन ओशन में जो रीयूनियन आइलैंड्स है ना, वो फ्रांस के ही हैं, तो फ्रांस के भी स्टेक्स हैं कि इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे, और इंडियन ओशन आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट ही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं ना, इसमें और ज़्यादा डिफेंस एक्विजिशन के लिए क्लियरेंस मिला है। जैसे 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स दोनों देश मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, और 26 राफेल एम फाइटर्स, राफेल जो एयरक्राफ्ट है उसका मैरीन वर्जन राफेल एम, ये इंडिया फ्रांस से परचेज करेगा। देखो यूएस से अगर कंपेयर करें ना, फ्रांस एक प्रेडिक्टेबल डिफेंस पार्टनर है। जैसे कि यूएस ने हमें एक इंपॉर्टेंट इंजन देने का अभी वादा किया, लेकिन यूएसए कहता है हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन फ्रांस कह रहा है कि हम आपको इंजन तो देंगे ही, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। इंजन का नाम है सफरान इंजन, और यूएसए जो हमें इंजन दे रहा है वो ये है GEF414 जेट इंजन। यूएसए टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, बट फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है सफरान इंजन की, ये फायदा है। और देखो यूएस के साथ कोई डिफेंस डील साइन होती है ना, कई बार वो वहां पे कांग्रेस अड़ंगा डाल देती है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, वहां पे कांग्रेस है, कांग्रेस रोक देती है कि नहीं इंडिया को आप ये मत दीजिए, बट फ्रांस ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। फ्रांस ने जो डील इंडिया के साथ साइन की है वो अधर में नहीं छोड़ी है, तो फ्रांस एक प्रेडिक्टेबल डिफेंस पार्टनर है। नेक्स्ट, दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं अलग अलग डोमेन्स में, जैसे 6G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। देखो लास्ट में ना कंक्लूजन में एक चीज बोली जा सकती है, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में अभी फिलहाल चाइना की बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है। जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, यूरोप को ये बात ना क्लियर होती जा रही है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है। तो इस वजह से कोई भी सरकार आए फ्रांस में या फिर यूरोप के दूसरे देशों में, इस बात पे हमेशा सहमति रहती है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छा करना है। जैसे देखो यूक्रेन के इशू पर इंडिया ने प्रो यूक्रेन स्टैंड नहीं लिया, न्यूट्रल स्टैंड लिया, फिर भी फ्रांस ने इंडिया की ओपिनियन की रिस्पेक्ट की। तो इंडिया के लिए अच्छे दिन चल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, आप कह सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया फ्रांस रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो देखो पुवर्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का जो टॉपिक है ना पुवर्टी का, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया खबर आई है, इंडिया में ना गरीबी कम हुई है। यूएनडीपी ने डेटा रिलीज किया है और नए डेटा के अनुसार इंडिया में गरीबी काफी कम हुई है। बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ना यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा रिलीज की गई है। ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इनिशिएटिव है पुवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, वो है मतलब ओपीएचआई का। तो इसने यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर पुवर्टी संबंधित रिपोर्ट जारी की है। और ये जो रिपोर्ट जारी की है ना ये मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। देखो मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स जो है ना वो 3 मेजर कैटेगरीज के आधार पर तैयार किया जाता है। 3 कैटेगरीज में टोटल 10 पैरामीटर्स। जैसे देखो वर्ल्ड बैंक तो इस प्रकार से देखता है गरीबी है क्या नहीं है, जैसे पर कैपिटा इनकम मतलब एक दिन में कोई पर्सन $2.15 कमा रहा है, उससे कम कमा रहा है तो गरीब है। कई रिपोर्ट्स इस प्रकार से आती हैं कि एक दिन में कोई पर्सन इतनी कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहा है तो गरीब है। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स है ना ये ना तो पर डे की इनकम देखता है ना पर डे की कैलोरीज कंजम्पशन देखता है। ये सब चीजें देखी जाती है मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स के द्वारा। 3 कैटेगरीज हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में 2 चीजें, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में ये 2 चीजें, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। 3 कैटेगरीज हैं, तीनों को 1/3 वेटेज प्राप्त है। समझ गए? अब बात करते हैं, बेसिक्स की बात आपने कर ली, अब बात करते हैं रिपोर्ट में क्या बताया गया है। देखो 2005-06 से लेकर 2019-21 के बीच में हमारे देश में 415 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मेनली यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा ना उन 25 देशों की लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने 15 साल के पीरियड में गरीबी का जो परसेंटेज है ना उसे आधा कर दिया। इंडिया उसमें शामिल है। इंडिया ने गरीबी का परसेंटेज आधा कर दिया है। मतलब कि 2005-06 में इंडिया में 55% लोग गरीब थे, हर 2 में से 1। लेकिन 2019 से 21 के बीच में इंडिया में सिर्फ 16.4% लोग गरीब रह गए। जहां 2005-06 में हर 2 में से 1 व्यक्ति गरीब था, पर्सन गरीब था, 2019-21 में सिचुएशन ये आ गई हर 6 में से 1 पर्सन गरीब है। पहले 55% गरीबी थी, अब 16%। 2005-06 में जहां 645 मिलियन लोग गरीब थे, 2019-21 आते आते 230 मिलियन लोग गरीब रह गए हैं। इसका रीजन देखो ये है, इन सब चीजों में इंडिया ने प्रोग्रेस की है। जैसे उज्ज्वला स्कीम सरकार ने चलाई, घर घर सिलेंडर उपलब्ध हुआ, सैनिटेशन संबंधित सरकार ने अच्छा काम किया है, टॉयलेट्स बनवाए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हर घर जल मिशन चल रहा है। तो मतलब ना सब पैरामीटर्स पे इंडिया ने अच्छा काम किया है, तभी गरीबी इंडिया में इतनी ज़्यादा कम हुई है। और ये जो इंडिया में गरीबी कम हुई, ऐसा नहीं कि एक स्टेट तक सीमित है, कुछ स्टेट्स में हुई, कुछ स्टेट्स में नहीं हुई, कुछ कास्ट ग्रुप्स में हुई, कुछ कास्ट ग्रुप्स में नहीं हुई, नहीं, कंसिस्टेंट है। सभी स्टेट्स में गरीबी कम हुई है, सभी कास्ट ग्रुप्स में गरीबी जो है वो कम हुई है। इंडिया के अलावा कंबोडिया, चाइना, कोंगो, होंडुरस, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम, ये वो देश हैं इंडिया के साथ साथ वो 25 देश जिन्होंने 15 साल के अंतराल में गरीबी को आधा कर दिया है। देखो अप्रैल में वैसे इंडिया ने चाइना को पार करके तमगा हासिल कर लिया है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश। तो इंडिया की पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ी है उस प्रोपोर्शन से गरीबी को कम करना जाहिर तौर पे इंडिया के लिए ये एक अचीवमेंट है। अब कोविड-19 का क्या फर्क पड़ा पॉवर्टी रिडक्शन पे? जाहिर तौर पे देखो महामारी जब आई तो एकदम से लोगों के काम धंधे चले गए, गरीबी इंक्रीज हुई होगी। और डेटा की भी दिक्कत है। राइटर कहते हैं यूएनडीपी ने ना अपने तरफ से कोई डेटा नहीं लिया, सरकार ने जो डेटा उपलब्ध करवाया उसी के आधार पे यूएनडीपी के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है। जितना डेटा ऑथेंटिक होगा उतना ही एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। बट देखो जाहिर तौर पे हमें भी पता है कि
इंडिकेटर्स को देखें, अगर यूनिवर्सल इनरोलमेंट हुआ है प्राइमरी एजुकेशन में, ये सारी स्कीम्स जो हैं सरकार के अच्छा काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का अच्छा परफॉर्म करना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बट देखो, कुछ एक्सपर्ट्स इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो बोलते हैं, पहली बात, डेटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं है शायद। दूसरी चीज़, अगर इतनी गरीबी हमारे देश में कम हो गई है तो सरकार क्यों 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में खाना दे रही है? अगर गरीबी कम हो गई तो वो खाना ले क्यों रहे हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और उससे भी ज़्यादा, सरकार अपने आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही है? सरकार को पता है इलेक्शन से पहले 2024 में इलेक्शंस होंगे, उस इलेक्शन से पहले अगर गरीबी के आंकड़े जनता के सामने प्रेजेंट किए गए तो सरकार की खराब इमेज जनता के सामने जा सकती है। सरकार इतना ही कॉन्फिडेंट है गरीबी कम हुई है तो सरकार को अपने आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए जनता के सामने। चलो देखो, ये पॉइंट्स तो चलते रहेंगे। मेन बात ये है, अभी के लिए आर्टिकल ये बोलता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, और विभिन्न सरकारों ने, क्योंकि आंकड़ा 2005-6 से लेके 2019-21 का है, तो पहले यूपीए की भी सरकार थी। मतलब इंडिया में गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी बहुत गरीबी कम करनी है, बहुत डेप्रिविएशन जो है इंडिया में कम करना है, और इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके और हर एक पर्सन को बेसिक जो नेसेसिटीज है ना वो तो मिले, जैसे रोटी कपड़ा मकान। तो ये पूरा आर्टिकल हमने गरीबी से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस बार एससीओ का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना वो वर्चुअली हुआ। प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, तो फॉरेन सेक्रेटरी से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रीजन था कि आपने इस समिट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बोला कि देखो, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, इंडिया ने बहुत सारे अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इनिशिएटिव लिए, 134 मीटिंग्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ये शो करता है हमारी डेडिकेटेडनेस जो है एससीओ के प्रति। राइटर कहते हैं, अरे भैया यही तो पॉइंट है ना, जब आपने इतना कुछ किया तो फिर समिट को वर्चुअल क्यों ऑर्गेनाइज किया? जब समिट फिजिकली ऑर्गेनाइज होता है ना तो विभिन्न लीडर्स के बीच में एक अफेक्शन देखने को मिलता है, अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, लेकिन वो सब नहीं देखने को मिलता वर्चुअल समिट के दौरान। राइटर कहते हैं, देखो फॉरेन सेक्रेटरी इस बात को नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोलता हूं। 2017 में जब इंडिया फुल टाइम मेंबर बना था ना एससीओ का, तब ना प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद थी कि शायद अभी भी चाइना के साथ वो रिलेशन को ठीक ठाक कर लेंगे, जो भी इश्यूज हैं शायद उनको शांति से सुलझा लिए जाएं। बट 2020 में जो कुछ हुआ ना, गलवान वैली की घटना हुई, उसके बाद कोविड-19 की महामारी आई, चाइना की एग्रेसिवनेस बढ़ती गई, तो ना अब इंडिया को ना उम्मीद नहीं है कि चाइना के साथ रिलेशन इतना जल्दी सुधरेंगे। एससीओ जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस डोमिनेशन काफी ज्यादा है, तो अब ना इंडिया को लगता नहीं कि एससीओ से उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस वजह से इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जो रुख था ना, उनकी जो स्टेटमेंट थी ना, काफी एग्रेसिव थी। मतलब चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुन रहे थे, फिर भी उन्होंने साफ साफ ये बोला कि कुछ देश जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, आतंकवादियों को शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, एससीओ को ऐसे देशों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इशारा साफ तौर पे पाकिस्तान पर। इवन कुछ देश इन इश्यूज पे, टेररिज्म संबंधित इश्यूज पे डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, इशारा साफ तौर पे चाइना पे, जो कि ना कुछ आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं होने देता, वीटो पावर अपनी यूज कर लेता है। तो इंडिया को अब ऐसा लगता है कि एससीओ से ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हो गई। इवन देखो, एससीओ के मेंबर कंट्रीज के बीच में जो कनेक्टिविटी चल रही है ना, एससीओ कनेक्टिविटी पे काफी फोकस करता है, लेकिन मेंबर कंट्रीज आपस में कनेक्टिविटी को लेकर डील कर रहे हैं, बट इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है। जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, तो इंडिया के लिए देखो ये कंसर्निंग चीज है, क्योंकि इंडिया की सोवरेनिटी के ये साफ तौर पे अगेंस्ट है। लेकिन चाइना के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो पाथ ऑफ हैप्पीनेस बेनिफिटिंग द होल वर्ल्ड है। एक ऐसा रास्ता जिससे पूरे वर्ल्ड को खुशी मिलेगी। 10 साल पूरे हो जाएंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आए,
तीसरा समिट जल्द ही चाइना इसका ऑर्गेनाइज करेगा। बट इंडिया कनेक्टिविटी को मिस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंडिया के पास जो ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस को इंडिया को फुली यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे छबार पोर्ट है, ईरान में बन रहा है, बहुत प्रोग्रेस ढीली है, इस पे काम रुका हुआ है। इंडिया को ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनर्जी इस पे लगानी होगी, ज़्यादा पैसे इस पे लगाने होंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है, काम आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिश्ते अब यूएसए के साथ काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं और यूएसए ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ईरान को पता है इंडिया अब यूएसए का दोस्त देश है, इसलिए ईरान ज़्यादा उत्साहित नहीं है छबार पोर्ट को लेके। इसके बाद कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में एक्टिव एयर कॉरिडोर्स मजबूत करने चाहिए और अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल है ना, उनके साथ भी प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनानी चाहिए, ना कि आइडियलिस्टिक। पहले तो इंडिया ने ना 1996 से लेकर 2001 के बीच में, उस समय जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया था, तो बिल्कुल आइडियल अप्रोच अपना ली थी कि हम तालिबान के साथ डील नहीं करेंगे, तालिबान वाले आतंकवादी हैं। बट अब इंडिया की अप्रोच ना प्रैग्मेटिक है। इंडिया के फायदों को देखते हुए है कि तालिबान के साथ अगर हम रिलेशन नहीं ठीक करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। तो अब इंडिया को और ज़्यादा अच्छे से डील करने की आवश्यकता है तालिबान के साथ में, ताकि अफगानिस्तान में जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका इस्तेमाल किया जा सके और अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है, अच्छी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अफगानिस्तान के थ्रू। और अफगानिस्तान का साथ हमें वैसे भी चाहिए, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि लश्कर तोयबा जैसे जो आतंकी संगठन है वो अफगानिस्तान को अपना बेस बनाए। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं एससीओ के इस समिट के दौरान, जहां देखो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने यूक्रेन वार के बारे में कुछ नहीं बोला। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन वार के बारे में बोला और वेस्टर्न कंट्रीज को बुरा भला कहा। उन्होंने ये भी बोला महत्वपूर्ण इश्यूज पे जो आपने साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद। मेन बात देखो राइटर बोलते हैं कि ना वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करने का रीजन ये था, अगर फिजिकल समिट होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत में आते, चाइना के राष्ट्रपति भारत में आते, इवन पुतिन भारत में आते, अच्छी तस्वीरें खींची जाती तो यूरोपियन कंट्रीज को बुरा लगता। तो इन सब पचड़ों को दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि यार वर्चुअल समिट कर लेते हैं, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां पे बुलाना पड़ेगा, ना चाइना के राष्ट्रपति को, ना पुतिन को बुलाना पड़ेगा। तो इलेक्शन भी है अगले साल और ऊपर से G20 का समिट भी है इंडिया में, तो इंडिया ना किसी को नाराज नहीं कर सकता था, तो इसलिए बीच का सॉल्यूशन निकाला गया। लेकिन देखो आगे भी ऐसी सिचुएशन आएगी। ब्रिक्स का समिट होगा अगस्त में। अब ब्रिक्स के समिट में साउथ अफ्रीका में जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को। उस समय चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे। देखने वाली बात यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उस समिट में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ब्रिक्स वाले समिट में, या फिर G20 से पहले किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी को प्रधानमंत्री मोदी अवॉइड करना चाहेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूरोपियन पार्लियामेंट ने ना मणिपुर के इशू पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। इंडिया को बोला है कि आप पीस इस्टेब्लिश करो, स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करो। GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक अलग पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट जो निकल के आते हैं वो आपको बताता हूं। देखो अब ना वर्ल्ड पहले से ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विभिन्न देशों के साथ इंडिया का ज़्यादा है। इंडिया की बाकी देशों की तरह अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाता है, लिबरल कंट्री दिखाता है, बताता है कि इंडिया में प्लूरल वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है। तो देखो स्क्रूटिनी भी इंडिया की ज़्यादा होगी। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया में जब हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक हुआ, इंडिया ने कंसर्न्स जाहिर किया। उसी प्रकार से यूएस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तब भी इंडिया ने कंसर्न्स जाहिर किए। यूरोप में एंटी इमिग्रेंट के खिलाफ में वायलेंस हुआ और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ढीला रहा, तब भी इंडिया ने कंसर्न्स जाहिर किए। तो इंडिया को हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि देखो यूरोपियन पार्लियामेंट की ना अंडरस्टैंडिंग गलत है। मणिपुर का इशू कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी आर्टिकल में यही बोला जा रहा है, दाएं हिंदू वाले भी बोल रहे हैं कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन इशू नहीं है। अगर ऐसा होता तो नागाज भी क्रिश्चियन हैं, वो भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करते, लेकिन नागाज क्रिश्चियन हैं, उनका इस एथनिक क्लासेस में कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में शुरुआत में बेशक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि मैतीस को SC का स्टेटस नहीं देना चाहिए,
लेकिन ये धर्म का इशू नहीं है। मैतीज भी क्रिश्चियन हैं और नागाज भी क्रिश्चियन हैं। मैतीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुकीज़ के अगेंस्ट क्रिश्चियन होने के बावजूद, जो क्रिश्चियन मैतीज हैं, और नागा क्रिश्चियंस हैं वो एथनिक क्लासेस से दूर हैं। तो ये धर्म का इशू नहीं है जाहिर तौर पे। लेकिन इंडिया का जो जवाब है यूरोपियन पार्लियामेंट को कि आपके कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है, आप इंडिया के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर मत कीजिए। बात यह है जब इंडिया दूसरों के इश्यूज पे बोलता है तो दूसरे देश भी आपके खिलाफ बोलेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये एक अलग से पर्सपेक्टिव था जो मैंने आपको बताया। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं समरी के माध्यम से। देखो, पॉवर्टी वाला आर्टिकल तो वैसे भी हमने पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस किया। ये एससीओ वाला आर्टिकल देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी से क्वेश्चन पूछा गया वर्चुअल समिट क्यों, वो आंसर नहीं दे पाए। उन्होंने ये बोला कि हमने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए एससीओ की प्रेसिडेंसी के दौरान, हमारी डेडिकेटेडनेस है। लेकिन देखो रीज़न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कंट्रोवर्सी अवॉइड करना चाहते थे। पाकिस्तान, चाइना, रशिया के राष्ट्रपति भारत में आते तो इस समय कंट्रोवर्सी पैदा होती। एससीओ में चाइना की डोमिनेंस है। इंडिया ने इसलिए एससीओ को ज्वाइन किया था क्योंकि इंडिया को उम्मीद थी कि चाइना के साथ यहाँ पे कोऑपरेशन होगा, चाइना के साथ रिश्ते इंप्रूव होंगे। लेकिन इंडिया की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई 2020 की गलवान वैली की घटना के बाद। अभी इंडिया कनेक्टिविटी के मामले में आइसोलेशन में है एससीओ में। चाइना का बीआरआई एक्सपेंड होता जा रहा है, लेकिन इंडिया ने बीआरआई को नहीं ज्वाइन किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। इस समिट के दौरान यूक्रेन वार पे पूरी तरह से चुप्पी रही। पुतिन ने बोला और वेस्टर्न कंट्रीज को बुरा भला कहा, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने कुछ नहीं बोला। लेकिन लास्ट में ये भी बात आती है कि इंडिया को कनेक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, जैसे तालिबान के साथ रिश्ते ठीक करके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक्टिव कॉरिडोर इस्टेब्लिश करके, ईरान में छबार पोर्ट को नई एनर्जी और इकोनॉमिक प्रोवाइड करके, यानी पैसे देके। लास्ट में बोला जाता है ब्रिक्स समिट तो वैसे भी होगा, वहां पे क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे नहीं जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। आज दोनों ही आईआर के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।